नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बारूदी साजिश डीकोड, डायरी और कमरे का राज जो है आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। इस टेरर मॉड्यूल ने अलग अलग कारों का इस्तेमाल किया था और अब तक की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को यह पुख्ता जानकारी मिल गई है और यह बताया जा रहा है कि जैश आतंकी मॉड्यूल से ये 4 कारें जुड़ी हुई थी। आज भी पुलिस ने ब्रेजा कार बरामद की है, जिसके कार के बारे में जानकारी अब जुटाई जा रही है। तो आपको बता दें कि लगातार जांच एजेंसियां इस मामले में इस पूरी पहेली को सुलझाती नजर आ रही हैं और जैसे जैसे आगे पूरी जांच बढ़ती है तो खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक। पहले i10 कार हमने देखी, फिर इको स्पोर्ट कार हमने देखी और उसके बाद अब ब्रेजा जिसको पकड़ा गया है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि किस तरह से जांच चल रही है। सबसे पहले आप देखेंगे कि i20 जिसमें धमाका हुआ उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। डॉक्टर उमर जो इस कार में बैठा था और इसी i20 को ये चला रहा था, ये सबसे पहले आप देख रहे हैं। और इसके बाद जब जांच आगे बढ़ी है तो किस तरह से इस i20 को हमने देखा, जो सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने आया उसमें अगर आप इसको देखेंगे तो आप साफ तौर पर समझेंगे कि ये वही i20 कार है जो लाल किले के ठीक सामने ट्रैफिक में चल रही थी, जिसको सीसीटीवी में कैद किया गया है। पहले भी जब ये दिल्ली पहुंचती है और मस्जिद की पार्किंग में पार्क होती है तब भी आपने इसको देखा है और उसके बाद इसी i20 में धमाका हुआ था। अब आपको बताएं, लाल रंग की संदिग्ध इको स्पोर्ट कार, क्योंकि जिस तरह से जांच आगे बढ़ी तो यह पता चला कि i20 के साथ एक और कार का इस्तेमाल हो रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि इको स्पोर्ट कार, जिसको नंबर जारी किया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से। खंदावली गांव में यह संदिग्ध कार मिली है और बताया जा रहा है कि उमर जो है उसी के दोस्त के घर यानी फार्म हाउस पर यह कार पार्किंग में खड़ी हुई थी। इको स्पोर्ट जो लाल रंग की कार ये आप देख रहे हैं, कार में अमोनियम नाइट्रेट के निशान भी मिले हैं। ये भी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमोनियम नाइट्रेट वही, अब देखिए स्विफ्ट डिजायर जिसमें AK-47 मिली है, तो स्विफ्ट डिजायर से उमर खास तौर पर जब जांच आगे बढ़ी है तो AK-47 जैसी बंदूकें जो हाईटेक हैं उसका इस्तेमाल इस पूरे मॉड्यूल में किया जा रहा था। इस गाड़ी को डॉक्टर मुलजमिल जो है वो इसको ड्राइव कर रहा था, इसको चलाता था, इस गाड़ी को ये रखता था और इसी गाड़ी से AK-47 जो है मिली थी। मुजम्मिल इसको खास तौर पर चलाता था, जो 4 से 5 लोग हैं। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास ये कार मिली है, ये भी आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी जहां पर ये डॉक्टर पहुंचे थे। खास तौर पर अगर हम बात करें, कश्मीर से निकलकर ये लोग फरीदाबाद पहुंचे और फरीदाबाद की इस कार में थे। शाहीन के नाम चौथी गाड़ी यानी ब्रेजा जो है, दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया था और खास तौर पर ब्रेजा को लेकर कहा था कि इस गाड़ी की जांच चल रही है, इसको तलाशा जा रहा है। उसी बिल्डिंग में कार जहां से अरेस्टिंग हुई है, शाहीन की नई गाड़ी यानी ब्रेजा ये गाड़ी थी। कार के बारे में आतंकी इसके इस्तेमाल की पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन सभी पहलुओं पर महत्वपूर्ण जांच जो है अब जांच आगे बढ़ गई है। कार के बारे में आतंकी इस्तेमाल की पुष्टि को लेकर भी अब बातचीत चल रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली ब्लास्ट में 4 कारों का कनेक्शन तो सामने आ गया है। ये 4 कारें जिनका तार धमाके से जुड़ हो सकता है, उसके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह से ये 4 कारों तक का कनेक्शन है और उसके बाद लगातार आगे पूरी जांच चल रही है। लेकिन अब देश में आतंकियों ने खतरनाक साजिश रची थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको विस्तार से बताते हैं। यह साजिश सिर्फ ब्लास्ट की नहीं थी दर्शकों, बल्कि एक घातक केमिकल के जरिए लोगों को मारने की प्लानिंग चल रही थी। अयोध्या, दिल्ली और गुजरात के कई मंदिरों में आतंकियों के निशाने पर यह मंदिर थे। यहां प्रसाद में रिसिन केमिकल के जरिए जानलेवा साजिश का ताना बुना जा रहा था और किस तरह से इन मंदिरों को टारगेट किया गया है वो आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाने जा रहे हैं। आतंक की जहरीली साजिश का खुलासा। संदिग्धों के निशाने पर थे देश के मंदिर। गुजरात ATS की जांच में खुली साजिश।
प्रसाद में रिसिन जहर मिलाने का था प्लान। दिल्ली में धमाके से पहले गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने नई दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद के कई मंदिरों की रेकी की थी। यहाँ भक्तों को प्रसाद के जरिए निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। मंदिरों से दिए जाने वाले प्रसाद में जानलेवा केमिकल रिसिन मिलाने की तैयारी थी। तीनों संदिग्धों के मोबाइल से जहरीला पदार्थ तैयार करने की जानकारी मिली है। खुरासान मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मोहिनुद्दीन, लखीमपुर खीरी के सोहेल और शामली के आजाद सैफी ने कबूल किया कि वो नई दिल्ली, अयोध्या और अहमदाबाद के प्रमुख मंदिरों में आने वाले भक्तों को प्रसाद के जरिए निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। ये बात सामने आई है कि देश में पहला बायोकेमिकल टेरर अटैक करने की तैयारी कर चुके थे आतंकी। मंदिरों में प्रसाद बम के जरिए भक्तों को टारगेट करने की हो गई थी तैयारी। हैदराबाद के डॉक्टर मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से सोहेल और शामली के ही आजाद को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इन तीनों आतंकियों से यूपी एटीएस ने भी गुजरात जाकर पूछताछ की है। ये बात सामने आई है कि तीनों आतंकियों ने उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली और अहमदाबाद के कई मंदिरों की रेकी की थी। एक्सपर्ट बताते हैं कि रिसिन एक बेहद खतरनाक विषैला केमिकल है, जिससे जान भी जा सकती है। इस केमिकल का असर बाद में दिखाई देता है और लंबे वक्त तक शरीर में रहता है। दौरा पड़ना, सांस लेने में दिक्कत और नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। मतलब साफ है, केमिकल के जरिए जानलेवा साजिश रची जा रही थी। सीजर का होना, दौरा पड़ना, कोमा तक में चले जाना, लंग्स का फेलियर हो जाना। और रही बात इसकी जांच की, टेस्ट, ये स्पेशल टेस्ट के जरिए इसको जांच किया जाता है, एलाइजा या पीसीआर के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि रिजिन इस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है और कितनी मात्रा के अंदर प्रेजेंट है। इसका वैसे कोई एंटीडोट नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस इसमें सपोर्टिव केयर ही दिया जाता है। केमिकल टेस्टिंग के जरिए ही ये पता लगाया जा सकता है कि किसी पदार्थ में रिसिन मौजूद है या नहीं। इसके लिए विशेष टेस्ट किए जाते हैं। लाइजा और पीसीआर टेस्ट के जरिए ये पहचान संभव है कि उसमें रेजिन के अंश मौजूद हैं या नहीं। जाहिर है, आतंकियों के खुलासे के बाद एटीएस की टीम भी हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी सहारनपुर में, जहां जम्मू कश्मीर की पुलिस की छापेमारी हुई है और फेमस मेडिकेयर पहुंची है जम्मू कश्मीर पुलिस और आईवी की टीम। स्थानीय पुलिस भी साथ में अस्पताल पहुंची है और इसी अस्पताल में डॉक्टर आदिल जो नौकरी करता था, कुछ और सबूतों की तलाश में टीम पहुंची है। डॉक्टर आदिल के साथी डॉक्टर बाबर को टीम ने बुलाया है मौके पर और अब पूछताछ जो है वो लंबी चलेगी। तो आप देख रहे हैं डॉक्टर आदिल के साथी डॉक्टर बाबर को यहां पर बुलाया गया है। सहारनपुर जम्मू कश्मीर और आईबी की टीम पहुंची है और लंबी पूछताछ होगी और पूछताछ के साथ ही आपको बताएं कि तार किस तरह से जुड़ रहे हैं। फेमस मेडिकेयर में जांच पड़ताल जारी है और उसी जांच के बाद सहारनपुर में जम्मू कश्मीर और आईबी की टीम पहुंची है। स्थानीय पुलिस वहां उनके साथ मौजूद है और अब डॉक्टर जो है उससे पूछताछ होगी। फेमस मेडिकेयर पहुंची है जम्मू कश्मीर पुलिस। इसी अस्पताल में डॉक्टर आदिल जो है वो नौकरी करता था और यहीं से अब पूछताछ शुरू होगी कि आखिर किस तरह से पूरी बातचीत हुई है। सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी हुई है और डॉक्टर आदिल जो है उससे अब लंबी पूछताछ होगी। आपको बताएं, इसी अस्पताल में डॉक्टर आदिल जो है वो काम किया करता है। सीधा चलेंगे, सहयोगी देवेश यादव जानकारी के साथ जुड़ गए। देवेश, बताइए, डॉक्टर आदिल से पूछताछ के लिए टीम पहुंची है, किस तरह से पूरी कार्रवाई होगी, क्या कुछ अब तक इसकी हिस्ट्री पता चली है डॉक्टर आदिल की? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर आदिल यहाँ फेमस मेडिकेयर में काम करते थे और जब अब से 3-4 दिन पहले इसको उठाकर जम्मू कश्मीर की पुलिस लेकर गई थी, उसमें
जो जानकारी निकल के आई थी उसके 4-5 साथी हैं जिससे जो उसके कमरे पे आते थे, उन्हीं के बारे में अब जानकारी हासिल करने J&K और IB की टीम यहाँ हॉस्पिटल में पहुंची है और अंदर पूछताछ जारी है लगातार। जो उसके साथी ही डॉक्टर्स हैं उनसे जानकारी ली जा रही है, डॉक्टर बाबर को भी वहां पर बुलाया गया है, उनसे भी जानकारी ली जा रही है और कई चीजों की वहां पर छानबीन की जाएगी, उनके बैंक खातों की भी जानकारी ली जाएगी, क्योंकि जो निश्चित तौर पर बिल्कुल बैंक तमाम ऐसी जानकारियां उससे ली जाएंगी। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो दिल्ली में बम धमाके और फरीदाबाद से बरामद विस्फोट सामान लगातार उसकी जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल की बात सामने आई है। न्यूज 18 से बातचीत में रिटायर्ड कर्नल आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि यह बड़ी साजिश थी जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक रखा गया था। 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट से 1 किलोमीटर तक का क्षेत्र खत्म हो सकता है, इतना खतरनाक यह होता है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हर एक पहलू की जांच एजेंसियां कर रही हैं। इस ब्लास्ट से जुड़े जो लोग हैं, कई सारे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, कई सारा सामान बरामद हुआ है, विस्फोटक बरामद हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल आदित्य प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। सर जो हैं वो इंडियन आर्मी में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और कारगिल वॉर में भी एक अहम भूमिका निभा चुके हैं। सर, दिल्ली ब्लास्ट को आप किस तरह से देखते हैं? जो इस ब्लास्ट का स्वरूप था, एक कार का इस्तेमाल किया गया ब्लास्ट करने के लिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो चीज़ें सामने आई हैं उसको आप किस तरह देखते हैं? एक बड़ी योजना थी, बड़ा प्लान था कि उनको नेशन वाइड तमाम मल्टीपल टारगेट पे उनका एम था विस्फोट करने का, लेकिन जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क थीं उससे मुझे लगता है कि उसको थोड़ा उसका इम्पैक्ट तो रोका जा सका। लेकिन फिर भी आज तक भी मैं न्यूज़ पे सुन रहा था कि कई जगह अभी भी शायद उनकी कुछ गाड़ियां जो अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए, जो जिनमें आईडीज़ के रूप में जो इस्तेमाल की जानी है। और यह एक बड़ा जो मात्रा विस्फोटक की थी 3000 kg जो अमोनियम नाइट्रेट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। अगर आप 1995 में एक याकलोहामा में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, उसमें पूरी बिल्डिंगें ढह गई थी, तो और वहाँ पे जो विस्फोटक सामग्री थी वो मात्र 2000 kg के आसपास थी। तो आप सोचिए 3000 kg से वो कितने बड़े टारगेट को डिमोलिश कर सकते थे। तो दिल्ली धमाकों की जांच के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास का इलाका अब तक का सबसे बड़ा साजिश का केंद्र बना है। पुलिस ने वहां जो सर्च ऑपरेशन चलाया उसमें दिल्ली धमाकों से जुड़े कई बड़े सबूत मिले। सूत्रों ने यह भी बताया कि सबसे बड़ा सुराग यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 से मिला। वो कमरा आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल का था। यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 4 से पुलिस को आरोपी डॉक्टर उमर की डायरी मिली, जिसके बाद इस बड़ी साजिश को डीकोड करने की कोशिशें जांच एजेंसियां लगातार कर रही हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी और विशेष रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17, बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4। कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4 से मिली डायरी। डायरी ने खोले दिल्ली धमाके के राज। आखिरकार पता चल गया कि दिल्ली को दहलाने की पूरी प्लानिंग कहां हुई थी। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियों के रेडार पर आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 कमरों में पूरी साजिश रची गई। ये दोनों कमरे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4। खबर आई है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में ही भारत को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश रची गई। ये कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल का था और इसी कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल दूसरे आतंकवादियों से मुलाकात करता था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 को सीज कर दिया। कमरा नंबर 13 से पुलिस को एक डिवाइस और पेन ड्राइव मिली। इसके अलावा पुलिस को कुछ केमिकल और डिजिटल डेटा भी मिला। सूत्रों ने ही बताया कि कमरा नंबर 13 में ही तय होता था कि यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल बाहर कैसे लाया जाएगा। शक है उसी केमिकल से कम मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट
और ऑक्साइड मिलाकर विस्फोटक तैयार किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4 से सुरक्षा एजेंसियों को डॉक्टर मुजम्मिल और मोहम्मद उमर की 2 संदिग्ध डायरियां बरामद हुई हैं। इन डायरियों में ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर की डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, जिससे पता चलता है कि 8 से 12 नवंबर के बीच कुछ होने वाला है। सूत्रों की माने तो डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए, जो उमर को सौंपे गए। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा उर्वरक खरीदा। खबर आई कि उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2-4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था, जिस पर इन सारी चीजों की चर्चा होती थी। यानी एक एक करके अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही दिल्ली धमाकों के राज खुले। वहीं के कमरों से चीजें और आरोपी डॉक्टरों की डायरी मिली, जिससे मिले सुराग से पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। तो आखिर कैसे यूनिवर्सिटी जो है ईडी की रडार पर आई, ये आपको अब बताते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कुछ निदेशकों का क्या कुछ कहना है और दुबई का कनेक्शन क्या है, वो अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से बारूदी साजिश डिकोड हो रही है और डायरी और कमरों का राज क्या कुछ है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। हरियाणा स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी और उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई जो निदेशक हैं वो अब जांच एजेंसी ईडी के रडार पर आ चुके हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा अब जल्द ही एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामला दर्ज किया जाएगा और इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जाएगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी आखिर चर्चा के केंद्र में क्यों आया, ये जानना बेहद जरूरी है। जिस तरह से अल फलाह यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ सालों के दौरान में मनी लॉन्ड्रिंग का जो काफ़ी ऐसे मामले देखने को मिले हैं, जिस मामले को ध्यान में रखते हुए अब जांच एजेंसी अपना जांच का दायरा आगे बढ़ा रही है। जिस तरह से अगर बात करें, इस वक्त मैं ईडी मुख्यालय पे हूं और जिस तरह से इस मामले में कई ऐसे लोग हैं जो अब जांच के दायरे में हैं और ख़ास तौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई ऐसे निदेशक हैं जिसका दुबई कनेक्शन भी निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और दुबई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर एसेट्स बनाए, वहाँ पर चल और अचल संपत्ति वहाँ पर तैयार किए। तो किस तरह से यहाँ पर वो दुबई में अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पर तैयार किए हैं और इससे जुड़े हुए कई लोगों का भी बयान जो है जल्दी दर्ज होगा। लेकिन शुरुआती दौर पर यहाँ पर केस सबसे पहले दर्ज होगा। उस मामले में कई लोकेशन पर सर्च और इसके साथ साथ कई लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। और जिस तरह से पूरे मामले का देखा जाए तो अल फलाह यूनिवर्सिटी जिस वक्त में इसको दर्जा दिया गया था, जिस वक्त में इसकी स्थापना वहाँ पर हुई थी, उस वक्त से लेकर अब तक कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे इनपुट्स हैं जिसको लेकर अब जांच एजेंसी आगे तफ्तीश करेगी। हालांकि जिस तरह से देखने को मिला था पिछले कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो कुछ नए इनपुट्स दिए गए थे कि हरियाणा स्थित जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिसकी भूमिका बेहद संदिग्ध है। इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा पुलिस इस मामले में शुरुआती तौर पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। उसके बाद दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ जिस तरह से दिल्ली में जो लाल किला के सामने ब्लास्ट हुआ, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई लोग जो है वो जांच एजेंसी के रडार पर आए। और अब जिस तरह से कुछ नए इनपुट्स जांच एजेंसी ईडी को मिले हैं, उसी के आधार पर इस केस को टेक ओवर किया जाएगा और उसके बाद इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुछ निदेशकों को दुबई कनेक्शन भी निकला है और उसी के बाद अब पूरी जांच जो है वो अलग अलग पहलुओं पर चल रही है कि आखिर दुबई में अगर कनेक्शन है तो ये कनेक्शन क्या है, किस तरह से अब इस पर पूरी जांच चल रही है। ईडी इधर है कि लगातार ईडी की रडार पर जो लोग हैं उनके साथ जो है किस तरह से कार्रवाई चल रही है, साथ ही आईबी जो है लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया उस कार का नया वीडियो भी अब सामने आ गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिरोजपुर झिरका टोल के पास से i20 कार का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तो देखिए ये सीसीटीवी आप देख रहे हैं टोल पर किस तरह से i20, वही i20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ और वो यहां से टोल से निकलती हुई भी आपको इस वीडियो में नजर आएगी।